ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है सर, मेरा नाम ताजवीर सिंह है। मैं एक सीए फर्म में काम करता हूँ, ठीक है। और ये 2007 से सीए फर्म में प्रैक्टिस में हम यहाँ पंचकुला और ट्राई सिटी और प्लस हिमाचल पंजाब में भी हमारी फर्म्स काम कर रही हैं। तो आपका सवाल है सर कि फर्म रजिस्ट्रेशन क्यों करानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह की फर्म्स होती हैं, किस किस तरह की कंपनीज होती हैं, किस किस तरह की अपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और किस तरह से आप उस पर गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है जी। सबसे पहले आता है इसके अंदर प्रोप्राइटरी फर्म, एकल स्वामित्व जिसको कहते हैं जी। एक आदमी जो प्रोप्राइटरी फर्म चला सकता है। तो वो प्रोप्राइटरी फर्म खोलने के लिए सबसे पहले आपको पैन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप गो थ्रू होते हो किसी बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए। जब आप किसी काम के लिए जाते हो तो आप कहते हो कि चलो जी हमें इस फर्म को रजिस्टर कराना है जी। पहले आप ये देखते हैं कि प्रोप्राइटरी फर्म का काम क्या होता है। प्रोप्राइटरी फर्म का काम होता है जी कि जब आप एक थ्रेश होल्ड लिमिट से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म है जो एक लिमिट होती है उसकी, उस थ्रेश होल्ड लिमिट से आप आगे काम करते हैं तो आप एक फर्म को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी। कहीं भी हो, प्रोप्राइटरी फर्म आपने खोली, ठीक है, आपने XYZ उसका नाम दिया और आपने अपना काम शुरू किया, ठीक है। प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर जब आप जाते हैं तो आप इंडिविजुअली अपना एक गुडविल क्रिएट करते हैं। एक अपना गुडविल क्रिएट कर रहे हैं आप अकेले हैं, आप मार्केट में अकेले काम करने जा रहे हैं और अपना गुडविल क्रिएट करने जा रहे हैं। आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, आपने अपने एक नाम को XYZ जो नाम दिया आपने अपने प्रोप्राइटरी फर्म को, उसको आपने 5 साल में कहीं ना कहीं ले जाके मार्केट में नाम बना दिया अपना, ठीक है। 5 साल बाद आपको पता लगता है कि नहीं, मेरे को ये अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर उन केस में। प्रोप्राइटरी फर्म में जब आप चाहते हो कि मैं अपना जितना मैंने अपनी गुडविल कमाई है वो मैं आगे अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करूँ, वो ट्रांसफर कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर। तो जब इस केस के अंदर जब इंसान सोचता है कि नहीं, मैंने आगे अपने बच्चों के नाम पे भी चीजें करनी है, तो तब जाते हैं हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जहां पर हम सोचते हैं कि चलो मैं और मेरा बेटा एक पार्टनर बन के काम करें, ठीक है जी। उसके बाद जब पार्टनरशिप जाती है तो हाँ, उसको हम ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है। उसमें एडिशन भी कर सकते हैं पार्टनर और डिलीशन भी कर सकते हैं जी पार्टनर को, ठीक है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म क्यों बना रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इसलिए बनाते हैं कि आप एकल स्वामित्व से पार्टनरशिप में आए। प्रोप्राइटरी फर्म में आप कहीं आगे किसी को दे नहीं सकते। जो आपने गुडविल क्रिएट करी अपनी, वो अकेले ही करी, वो आगे ट्रांसफरेबल नहीं है, वो आगे ट्रांसफर किसी और के नाम पे नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो आप अपनी पार्टनरशिप हटा के किसी और को एडिशन कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हैं कि अपने किसी बेटे को ऐड करना है और मैं आपके बाद काम करना, रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो वो आप रिटायर करके अपने बेटे को ऐड कर सकते हो। ये फर्क है 2 चीजों में पहले तो। अब सेकंड है, इसके बाद आ जाता है कि पार्टनरशिप के बाद आ जाता है कि ट्रस्ट आ जाती है। उसके बाद आ जाता है जी सोसाइटियां आ जाती है। उसके बाद आ जाता है जी अपना लिमिटेड फॉर प्राइवेट लिमिटेड फर्म, और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड फर्म आ जाती है जी। तो इन सब के पैटर्न्स, इन सब के टैक्सेशन, इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब की रजिस्ट्रेशन
अलग 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 तरह की होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई इंसान जब सोचेगा कि मैंने काम करना है, तो उसका नेचर ऑफ वर्क, मतलब जो काम करना है उसने, उस क्या है, उस बेस के हिसाब से हम आगे चलते हैं कि हमने उसको पार्टनर में रजिस्टर करना है, ट्रस्ट में रजिस्टर करना है, सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करनी है, या प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड में। जी। ठीक है, तो ये तो होगी बात रजिस्ट्रेशन की कि भाई कौन कौन सी फर्में हम बना सकते हैं आगे। सबके टैक्सेशन अलग है, वो मैं आपको ब्रीफ में समरी दे सकता हूँ हर चीज की। तो आप जैसे जैसे सवाल पूछते रहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ताजवीर जी, जो गल इत्थे समझ आउंदी है ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫਰਮ ਉਹ ਸੇਮ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਰਮ ਕਹੀਏ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਓਕੇ, हाँ तो ये सर, हाँ जी, ये बहुत थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫਰਮ ਹੈ, प्रोपराइटरी फर्म तो थोड़ा जा फिर आप आगे चलांगे और डिटेल्स थोड़ी जी गल करें। ठीक है जी। ऐसा है, जब प्रोपराइटरशिप फर्म में जब हम बात करते हैं प्रोपराइटरशिप फर्म की, तो उसका टैक्सेशन स्लैब जो है, वो डिफरेंट होएगा। ठीक है, जैसे कि आप इंडिविजुअली आप देखते हैं कि सरकार बजट में अनाउंस करती है कि आप आम आदमी का जो टैक्सेशन स्लैब है वो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, वो नॉर्मल स्लैब दे देते हैं, 5%, 10%, 20%। तो वो एक नॉर्मल स्लैब के अंदर प्रोपराइटरी फर्म जो है वो कंसिडर करते हैं कि हाँ भी एक प्रोपराइटरी फर्म को जो हम टैक्सेशन का स्लैब देंगे वो नॉर्मल वाला देंगे। ठीक है, जब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप जब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो तो उस पर 30 पैसे टैक्सेशन जाता है। तो आप उसके अंदर स्लैब काउंट नहीं होता उसके अंदर कि आप किसी स्लैब के अंदर जा रहे हैं कि 2.5 लाख से शुरू होगा मेरा टैक्स, या 5 लाख से शुरू होगा मेरा टैक्स, या मेरा 10 लाख से शुरू होगा। उसके अंदर कोई स्लैब नहीं है। आपने 1 रुपया कमाया, 1 लाख कमाया, तो 30,000 आपका टैक्स लाइबिलिटी उसके अंदर बनती है, जो प्रॉफिट आपने बुक्स में क्रिएट किया या आपने कमाया जो बिजनेस से पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें बेनिफिट क्या और प्रोपराइटर के अंदर क्या बेनिफिट है। ठीक है, प्रोपराइटर में ये है कि आपने एज ऑफ 25 से बिजनेस शुरू किया तो आप बहुत लंबा जा सकते हो। ठीक है, लेकिन टैक्सेशन में उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, नो डाउट कि आप 2.5 लाख तक तो आपको प्रॉफिट है, तो उसमें तो आपको टैक्स ही नहीं है। लेकिन आप कहोगे पार्टनरशिप में तो 1 रुपए से टैक्स शुरू हो गया जी। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप सैलरीज भी लेते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में आप एक पार्टनर हो, आपको सैलरीज भी मिल जाती है। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपने जो बिजनेस चलाने के लिए अपना पैसा लगाया, उस पैसे पे ब्याज भी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो वो आप खर्चा डाल के उस प्रॉफिट को कम कर सकते हो। जो आपने 1 लाख रुपया अर्न किया है उसको आप 30% पे ला सकते हो, या 20% पे, या जो भी मतलब आप डिसाइड करते हो उसके ऊपर। तो उसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक तो सैलरी बेनिफिट मिल जाता है, आपको जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है आपने उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है जो आपने बिजनेस लगाने के लिए। लेकिन आप प्रोपराइटरशिप फर्म में जो आगे आपने 10 रुपए लगाया या 1 लाख लगाया, तो वो आप ही का है, आपको कोई ब्याज नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं मिलना। ठीक है, बात आती है कि हाँ पार्टनरशिप फर्म में हमें क्यों जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि प्रोपराइटरशिप फर्म को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और पार्टनरशिप में हम ये कर सकते हैं कि आप किसी को भी एडिशन डिलीशन कर सकते हो। आप इन फ्यूचर लगा आपको 20 ईयर्स के बाद लगा कि यार नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है काम करने की, तो मैं अपने बेटे को हैंड ओवर कर सकता हूँ बिजनेस, उसको पार्टनर एडिशन करके। लेकिन जो प्रोपराइटरी है, वो प्रोपराइटरी ये है कि आप मूव नहीं कर सकते बिजनेस को। जो आपकी एसेट्स हैं और जो आपका वो सब कुछ है, वो आपके ही पास पड़ा रहेगा, आपके बुक्स में रहेगा, आपके नाम से ही रहेगा, वो कहीं ट्रांसफरेबल नहीं हो पाएगा। जो उसमें से प्रोपराइटरी फर्म से ट्रांसफर हो सकता है वो सिर्फ आपका स्टॉक और आपके प्लांट एंड मशीनरी जो आपने खरीदी होगी, वो आप बेच सकते हो अपने बेटे को कि हाँ भी चलो, आप मूव नहीं कर सकते उसको। बाकी जो बुक्स में गुडविल है आपकी, आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया, 5 करोड़ का किया, 2 रुपए का किया, वो आप मूव नहीं कर सकते, वो आपके नाम से ही है। जी। ठीक है,
हाँ ये जी। तो बात होगी प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म की बात। हम्म, अब बात आती है ट्रस्ट की बात। जब आप ट्रस्ट पे जाते हैं तो आप वर्ड से ही कंसिडर कर लेते हैं कि ट्रस्ट किस पे करें। ठीक है, बात है कि ट्रस्ट आपने जब ओपनिंग करने के लिए की, तो सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड होगी आपकी स्टेट तहसीलदार जो कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ, ठीक है, उन पे रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और ये प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जितनी भी आप एनजीओ एनपीओ को लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रस्ट चली जाती है या सोसाइटी चली जाती है। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जब आप ट्रस्ट खोलने जाते हैं तो आप जाते हैं कि जैसे आपने, आपके पास कोई लैंड पड़ी है, ठीक है, आपने सोचा कि मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल, सोशल वेलफेयर करना है या सोशल वर्क करना है। ठीक है, आप सोशल वर्क करने के लिए जाते हैं, आपने एक लैंड पे कोई बिल्डिंग बनाई, आपको वहां से ट्रस्ट खोलने के बाद कोई आपको डोनेशन आ गई, फॉरेन से आ गई या कुछ आ गई, तो वो आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग बनाना। आप एक सेपरेट वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको, जो ट्रस्ट है वो बिजनेस कंसिडर नहीं होता कभी। जो ट्रस्ट जी। रजिस्ट्रेशन है वो बिजनेस ओके। कंसिडर नहीं होगा। नहीं होता। जो सोसाइटी होगी वो बिजनेस कंसिडरेशन नहीं होगी। ओके। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी बनती है, वो बिजनेस कंसिडर नहीं होती। हम्म। ये तीनों के तीनों जो ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, तीनों के तीनों आप सोचो कि ये बिजनेस है, बिजनेस नहीं होगा एज पर लॉ के हिसाब से। राइट। तो ठीक है, जो कानून के हिसाब से ये बिजनेस काउंट नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। ठीक। हाँ। ਅੱਛਾ, ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਰਸਟ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? सर वही मेरी बात है, जो सोसाइटी है वो 1950 एक्ट के अंदर बनी है, और जो नहीं सॉरी, जो ट्रस्ट है वो 1950 एक्ट के तहत बनी है, और जो सोसाइटी है वो 1960 के अंदर बनी है। तो वो दोनों सेपरेट उनके लॉज हैं, और सेपरेट उनकी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज है। ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ ਕੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सर जो ट्रस्ट है आपके लोकल तहसील में, जो भी आपका स्टेट का लोकल तहसील होगा, एज पर लोकल स्टाम्प ड्यूटी जो पड़ती है आपको, वहां पर ट्रस्ट डीड बना के आप ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं पहले तो। जी। जी। ठीक है, और जो ट्रस्ट है वो आपका मिनिमम आपका 2 ट्रस्टी से स्टार्ट होएगा। ठीक है, जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना मर्जी आप ट्रस्टी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ तहसीलदार जो है वहाँ पर होगी। और जो इनकी जो एनुअल कंप्लायंस है, बेसिकली ट्रस्ट की जो एनुअल कंप्लायंस है वो ऑलमोस्ट जीरो ही रहती है, क्योंकि आपको बस अपना रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है लोकल रजिस्ट्रार के, उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि हमने ये वर्किंग करी है, और ये हमारा जी बेसिकली ईयरली हमारा ये डाटा है, हमने ये खर्चे करे हैं और ये हमने जनरेट करा है इनकम। अब जो सोसाइटी है उसमें मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 7 मेंबर्स रहने चाहिए, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फर्म के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और जो इसका सेम वही मतलब ये इसकी जो रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी के अंदर नहीं उसके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, और मिनिमम 7 मेंबर्स इनके रिक्वायर्ड होते हैं। तो अपॉइंटमेंट और जो डिलीशन है इसकी, क्या कहते हैं अपना, सोसाइटी के अंदर, तो वो आप कर सकते हो। ट्रस्ट के अंदर आप एक ट्रस्ट डीड बना के, जो ट्रस्टी होएगा उसके अंदर सिर्फ आप मेंबर एडिशन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप ट्रेजरर, कैशियर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये एडिशन कर सकते हो। ठीक है, और दोनों ही ट्रस्ट को भी आप रजिस्टर कर सकते हो एज एनजीओ और एनपीओ, और सोसाइटी को भी रजिस्टर कर सकते हो आप एज एनजीओ एनपीओ। ठीक है, तो इसमें ट्रस्ट डीड बनेगी, उसमें एमओए बनेगा, जो सोसाइटी के अंदर एमओए बनता है वो आप एमओए बना के आप अपने रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। ਤੇ ठीक है, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, तो ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ हाँ जी, ਬਾਅਦ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले डिसाइड होंगे ना उसके अंदर। ओके। जो ओके। आप ट्रस्ट डीड बनाएंगे उसमें क्रिएट करेंगे कि हाँ भी हमारे लॉज क्या होंगे, हमारे हम वर्किंग क्या करेंगे, चैरिटी क्या करेंगे हम। ठीक है,
और दो, अब इसमें एक और चीज है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट लेना होता है, वो टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो आप 12A के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्लाई करके लेना पड़ता है वो, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई अगर फंडिंग आती है फॉरेन से या कहीं से भी, तो उसको आप नॉन टैक्सेबल में आ सके, क्योंकि हम एक चैरिटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर वो काउंट होगी। जी। जी। अ, जी एक और चीज है, जब आप सोसाइटी और ट्रस्ट के बाद आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाना चाहता हूँ, और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो सेक्शन 8 कंपनी होती है, उसकी सारी एनुअल कंप्लायंस भी होती है और सारा कुछ फाइलिंग भी होती है, सब कुछ वर्किंग होता है, उसका बैलेंस शीट और रिटर्न्स वगैरह सब फाइलिंग होती है। और लेकिन ट्रस्ट में आपको एनुअल कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के अंदर आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के अंदर, सारी रिपोर्टिंग की, हाँ भी आपने क्या क्या वर्किंग करनी है, ऐसी ट्रस्ट के अंदर तहसीलदार के अंदर सबमिट करनी पड़ती दीप भैन जी, आप कोई क्वेश्चन है क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? है। ये तो बात है सर, आपने यहाँ तक करी कि जो सेक्शन 8 कंपनी तक प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप और दो ट्रस्ट, ट्रस्ट सोसाइटी और अपना क्या कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। इसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म। प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आप जब अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप म्यूचुअल दो मेंबर मिलके डिसाइड करते हैं कि हम एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है। और एक प्राइवेट लिमिटेड मतलब जो ओपन मार्केट में नहीं होएगी, बेसिकली जो ओपन मार्केट में मतलब जैसे आप आईपीओ सुनते हो या आईपीओ निकल गया इस कंपनी, वो ओपन मार्केट में नहीं होगी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। वैसे लिमिटेड जो होगी वो ओपन मार्केट के लिए हमेशा ओपन रहती है। उसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर होना चाहिए, इसमें 2 मिनिमम शेयर होल्डर होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड है। जी मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कोऑपरेटिव फर्म आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो? जी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होती है जिनकी सबकी, ठीक है। अगर अदर ऑप्शन है तो ट्रस्ट ही आती है आपके पास, ठीक है। वैसे बाकी अगर अदर सेक्शन में चले जाए तो निधि भी बनती है, पर निधि एक बैंकिंग सेक्टर टाइप हो गया, आपने सुना होगा निधि बन गई। कई निधि के वो भी मार्केट में मिलते हैं कि हाँ भी ये निधि का वो ले लो, बॉन्ड लो प्लस, तो ये चीजें निधि अलग चीज होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग, सोसाइटी अलग होगी और ट्रस्ट अलग हो गया जी। तो आपका पहले तो सबसे पहले नेचर ऑफ वर्किंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने वर्किंग किस टाइप की करनी है, किस चीज के अंदर वर्किंग करनी है। सोशल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कि आप कई चीजों के अंदर आपको गवर्नमेंट भी ग्रांट दे देती है सोसाइटी और ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। जिस तरह आप चंडीगढ़ में लीजिए, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन में है काफी, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आप बच्चों को मोहाली में भी और चंडीगढ़ में भी काफी बच्चों को एजुकेशन वगैरह और कुछ स्टे होम का दे रखा है, जो बच्चे अनाथ हैं तो उनको भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। वो भी लोकल जो लोग हैं, जैसे आप हैं, आपने स्टार्ट किया उसको, तो वो वर्किंग करते हैं उसके अंदर और सरकार से, गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं उसके लिए, चलाने के लिए। तो पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने काम जो नेचर है किस चीज के अंदर करना है, मतलब एजुकेशन के अंदर आपने करना है, या आपने फूड के अंदर करना है, या आपने मेडिकल के अंदर करना है। तो ये चीजें आपको पहले डिसाइड करनी है कि किस चीज के अंदर आपने जाना है, फिर उस हिसाब से ट्रस्ट बनानी है या हमने सोसाइटी में जाना है, तो वो हम बाद में डिसाइड करते हैं जी। थैंक यू। अच्छा, एक ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ टेंटेटिव? अगर आप मान के चलें तो सर, जो मैंने बोला था आपको, इसमें जो जो ट्रस्ट है वो 15 to 20 डेज वर्किंग डेज,
और जो सोसाइटी है वो 25 से 30 डेज के अंदर, और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो 30 से 45 डेज के अंदर टाइमिंग होता है इसका। और जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है उसका अराउंड 15 to 20 डेज, लिमिटेड फर्म का 20 to 25 डेज। जी। तो इसमें जैसे तो डॉक्यूमेंटेशन किस हिसाब से चाहिए होती है जो हम आपको लाके दें, ਜਿਹੜੀ डॉक्यूमेंटेशन ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ कर सकते हैं? हाँ जी, इनिशियली तो सर KYC रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट की हो रही है, सोसाइटी की हो रही है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह हरियाणा के अलग होंगे, पंजाब के अलग होंगे, चंडीगढ़ के अलग होंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होनी है, ठीक है। उस हिसाब से फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है। हरियाणा की टर्म्स एंड कंडीशन अलग से है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपने करना है तो उनकी कुछ डिमांडें अलग, मतलब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको कुछ और है, और जो पंजाब के हैं उनके कुछ और है। तो उस हिसाब से फिर स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, हमें स्टार्टिंग में हमें KYC रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो ट्रस्टी है चाहे वो मेंबर्स है, सोसाइटी के मेंबर्स है। ਤੇ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ वो ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर। ਆਫਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ? जी ਤੋ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी 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 जी। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन है मुझे। जी जी मैम। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ सकता, राइट? मैम ਉਹਦੇ बिल्कुल ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ट्रस्ट थोड़ा जो जिहा दस सको। जी मैम, जो आप ट्रस्ट डीड जब आप रजिस्टर्ड करा लोगे तहसील में तो उसके बाद ही ट्रस्ट का अकाउंट खुलता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है जब आप, जिस तरह मैं, मेरे पास एक पीछे मेरे ऑफिस के पीछे एक मंदिर है, तो वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो रखा है। तो वो मंदिर की जो जितनी भी वर्किंग है वो थ्रू तहसीलदारी होती है, क्योंकि इन बिटवीन वो ट्रस्ट जिसको कहते हैं कि भंग हो गई थी, भंग टाइप, मतलब कि डिसॉल्व हो गई थी, तो उसके बाद वो तहसीलदार के पास चलेगी। तो इवन कि वो अभी भी एज अ ट्रस्ट ही चल रही है और उसका अकाउंट भी ट्रस्ट के नाम पे ही है। तो आप ट्रस्ट डीड बनाने के बाद आप ट्रस्ट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जी, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप सोसाइटी और ट्रस्ट के अंदर जाते हैं तो दोनों में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि मैं ट्रस्ट में जाऊं कि सोसाइटी में जाऊं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी वर्किंग जो होती है ट्रस्ट के अंदर, जैसे स्कूल्स हो गई, सभी स्कूल्स मेरे ख्याल से ट्रस्ट के अंदर चल रहे हैं अभी, ठीक है। चाहे पंचकुला हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब, काफी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ट्रस्ट के अंदर चल रहे हैं। और उसमें एनुअल कंप्लायंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो कंप्लायंस जो देनी होती है वो आपको तहसीलदार को ही सबमिट करनी पड़ती है, कि हमने ये वर्किंग करी है और इतने एजुकेशन दिया है और इतने बच्चों का हमने फी कलेक्ट करी और उसी को हमने उसके अंदर लगाया है, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के लिए लगाया है। तो ये कुछ बिजनेस हैं जिस तरह आप ट्रस्ट के अंदर जा सकते हैं। वैसे ही जिस तरह आप सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। जिस तरह आप ये नहीं कि हाँ भी जिन बेनिफिट जो है आपको सोसाइटी के अंदर मल्टीपल काम करने वाले जो वर्किंग है उसके अंदर मिलेंगे, तो आप जा सकते हैं सबसे ज्यादा सोसाइटी के अंदर, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है और सोशल वर्किंग करनी है। जो ट्रस्ट है वो मोस्ट ऑफ दी लोगों के पास जो ट्रस्ट है वो अपनी लैंड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ओके। ओपन मार्केट में मतलब जैसे आप नहीं कर सकते। तो जिस तरह जितनी भी मैंने आप देखा होगा कि जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो उनकी अपनी लैंड होती है, उसके ऊपर उन्होंने अपना बिजनेस कह सकते हैं, पर बट वो बिजनेस नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर वो ट्रस्ट चला रहे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह आप चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो जहाँ पर आप
अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो वो भी एक बिल्डिंग बना के ट्रस्ट चलाते हैं। जी। तो एक तो सोसाइटी में आप सोशल वर्किंग कर सकते हैं, और बेटर सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करने का फायदा रहेगा अगर आपके पास अपनी लैंड अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मेरे को एक ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ देन ट्रांसफरिंग दैट? मैम मिनिमम रिक्वायर्ड तो जो मेन ट्रस्टी होता है, जो मेन ट्रस्टी होगा वो चेंज नहीं होता। जिन्होंने अपनी लैंड उनके मतलब आप उनके ट्रस्ट पे छोड़ रखी है कि आप मेन ट्रस्टी हैं, उसके बाद आके जो मेंबर्स और बाकी ट्रस्टी हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो लिंक नहीं करते आपकी प्रॉपर्टी से या आपके उससे एसेट से। तो अगर वो लिंक नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी से लिंक्ड है तो वो चेंज नहीं हो सकते हैं। आप बाकियों को चेंज कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप ट्रस्ट चला रहे हैं, तो आपके नाम से जो प्रॉपर्टी बोल रही है वो आप वहां से निकल नहीं सकते ना, आप ट्रस्ट चला रहे हो उसके ऊपर बेसिकली। वो आपके बाकी ट्रस्ट ही आप चेंज कर सकते हो जो उससे रिलेटेड नहीं है, या मेंबर्स को चेंज कर सकते हो आप। जी। ट्रेजरर हो गए या कैशियर हो गए या जो आपके बाकी मेंबर्स हो गए, उनको आप बदल सकते हैं टाइम टू टाइम अपना एक रेजोल्यूशन पास करके ट्रस्टी के। जी ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਫॉर दैट। ਸੋ ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ रहेगी? ऐसा है सर, अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी ब्रीफ समरी दी है आपको थोड़ी सी, ये तो मतलब बेसिक्स था अभी जो मैंने आपको दिया है। तो अगर इनके डीपली चले जाऊं तो मेरे ख्याल से मीटिंग ही नहीं खत्म हो मीटिंग ही नहीं खत्म हो पाएगी। तो मैंने बेसिक्स दे दिए कि हाँ भी आप कर सकते हो, कि आप स्टार्ट क्या कर सकते हो, कहाँ आपने जाना है। कई लोगों को ये होता है कि मैंने बिजनेस तो करना है, या मैंने ट्रस्ट तो खोलनी है, या मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो खोलनी है, पर मैंने क्यों खोलनी है, किस लिए खोलनी है, वो उसके लिए बेनिफिट भी है जो उसने वर्किंग करनी है। जी ठीक है। तो कई लोगों को ये हो कि आपने खोलनी थी ट्रस्ट, आपने खोल दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये चीजों का कई लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले यही डिसाइड करें लोग कि हाँ भी उनका नेचर ऑफ वर्किंग क्या है, काम करना क्या है। उन्होंने जो काम वो करेंगे उसी बेस के हिसाब से, चाहे वो प्रोप्राइटरी में जाए चाहे वो फिर पार्टनर में जाए, वो हम बता देंगे कि हाँ भी उसका नेचर ऑफ वर्किंग के हिसाब से उसको बेटर सुटेबल क्या रहेगा। तो ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫਲੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲੈਣ जी। एक थोड़ा सा ड्राफ्ट कर, हाँ, एक बेसिक समरी बना लें कि हमारी वर्किंग ये रहेगी और ये हम इन चीजों के अंदर वर्किंग करेंगे, इन चीजों के अंदर काम करेंगे। ठीक है। तो रफली आइडिया बना लें, उस हिसाब से फिर हम उनको गो थ्रू करेंगे कि ट्रस्ट में जाना है या सोसाइटी में जाना है। उस हिसाब से फिर हम बता देंगे कि हाँ भी उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं, वो एनुअल कंप्लायंस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें काफी मतलब एक्ट जो है लंबा हो जाता है, तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से शुरू करेंगे कि हाँ भी चलो मैंने स्टार्ट करना, मैंने ट्रस्ट खोलनी है या मेरे पास ये लैंड है, तो वो बेसिक समरी से ही स्टार्ट करेंगे कि मैंने करना क्या पहले। जी। उनके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये वर्किंग करनी है, उसके हिसाब से मैं ट्रस्ट में जाऊं या मैं सोसाइटी में जाऊं। ठीक जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੀਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ कि वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ गाइडेंस दे सके। जी मैम, सबसे पहले ये डिसाइड, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये लोग सोचते हैं कि अगर मैंने एनजीओ खोलनी है तो वो ट्रस्ट और सोसाइटी दैट इज द सेम, मतलब वो दोनों सेम है। नहीं,
ट्रस्ट अलग चीज है, सोसाइटी अलग चीज है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग महत्व है काम के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि बेनिफिट उसको ट्रस्ट में होते हैं, वो सोसाइटी में चला जाता है, सोसाइटी में बेनिफिट होते हैं तो वो डिफरेंट ऑपोजिशन में चला जाता है, ऑपोजिट उसमें चला जाता है। तो ये चीज है। और हाँ जी हाँ जी, गो अहेड दीपेन जी, गो अहेड। या मेरा क्वेश्चन ये ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ जी, हाँ ਜੀ ਬੈਟਰ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਅ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल मैम, ऐसा है ना जी मैम, ऐसा होता है जब आप 12A एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो एज अ सोसाइटी और एज अ ट्रस्ट, तो 12A सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं हम कि हमने इस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर वर्किंग करना है जी, ठीक है। तो आप 12A सर्टिफिकेट लेके टैक्स की एग्जम्पशन ले सकते हो। आपको पता है कि फंडिंग वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ सकती है, तो वो आप फिर उस हिसाब से फिर आप प्रिपेयर रहते हो कि मेरे को फंडिंग भी आ गई है, कल को मेरे को ये तो नहीं टैक्स पड़ जाएगा। ये लोग सोचते हैं कई लोग कि यार मेरे को 1 करोड़ की फंडिंग आ गई, कल को टैक्स छापा ना पड़ जाए मुझे, तो ये डर होता है मन में लोगों के कि हाँ भी चलो। तो ये चीज हम जब प्रिपेयर होकर चलेंगे कि हाँ भी 12A सर्टिफिकेट क्या होता है, या ट्रस्ट में मैंने क्या काम करना है, या सोसाइटी में क्या काम करना है, तो पहले प्रिपेयर होकर चलेंगे इन चीजों को लेकर। बिल्कुल जी जी, थैंक यू। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 दिन तक डिपेंड करता हैगा भी वो किस टाइप की फर्म हैगी है। ये मैंने मैक्सिमम टाइम दिया जो भी दिया है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है तो वो हमारे वर्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है बेसिकली। फर्म टू फर्म हम कितना मतलब हार्ड वर्किंग है, कितने जल्दी काम करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो डिपेंड करता है। ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको दिया है। और इधर खर्चा भी ज्यादा नहीं है ये हाँ, ये डिपेंड करता है सर। जिस तरह स्टाम्प ड्यूटी पंजाब की कुछ और है, ठीक है, हरियाणा की कुछ और है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट वाइज, मतलब उस हिसाब से हम फिर अगर इन फ्यूचर में अगर करना होगा तो वो भी फीस भी जो होगी गवर्नमेंट फीस जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको बता दिया। तो जे तुसी चाहे पंजाब च करना है या किसी भी स्टेट च करना है, चंडीगढ़ के लागे तागे दी हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है या चंडीगढ़ है, तो तुसी रीच आउट करो ते ताजवीर जी मदद करनगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦੀਪੈਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਜਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਜੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਜੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।